Now, why does the classical linear regression model assume that there is no multiplicarity among the x's या among explanatory variables? क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल ये क्यों ज्यूम करता है कि जी वेरिएबल्स के दरमियान मल्टीकुलरिटी नहीं होनी चाहिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के दरमियान? इसकी यहाँ पर 2 रीजंस लिखी हुई हैं कि अगर तो परफेक्ट मल्टीकुलरिटी होगी बिटवीन द वेरिएबल्स तो इससे ये होगा कि जो बीटाज हैं एक्स के कोशंट्स जो हैं वो इंटरमिनेट हो जाएंगे, उनको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, वो ज़ीरो हो जाएंगे। और सेकंड ये है कि उनकी जो एरर टर्म्स हैं वो भी इनफाइनाइट हो जाएंगी, उनको भी हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। और सेकंड जो है इसका केस कि अगर जी मल्टीकुलरिटी वो परफेक्ट नहीं होगी, वो लेस देन परफेक्ट होगी, जिस तरह पीछे मैंने एक एग्जांपल में आपको बताया कि जी कोरिलेशन जो है वो 1 है और सेकंड एग्जांपल में वो कोरिलेशन 0.99 आ रही है। तो इस तरह अगर कहा जाए कि जी अगर मल्टीकुलरिटी लेस देन परफेक्ट है, मतलब 1 नहीं है, 1 से लेस है किसी पॉइंट पे उसके करीब, तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट जो है वो डिटरमाइन तो हो सकते हैं लेकिन उनकी स्टैंडर्ड एरर विल बी वेरी लार्ज, which means the coefficients cannot be estimated with great precision and accuracy. स्टैंडर्ड एरर जितनी ज़्यादा होगी हमारे जो कोएफिशिएंट्स हैं उनकी जो एस्टिमेटेड की जो प्रिसीजन है या एक्यूरेसी है दैट विल बी वेरी लो। तो ये 2 मेन रीज़न है जिसकी वजह से हम OLS में क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन इसकी ये एक assumption है कि देयर शुड नॉट बी मल्टीकुलरिटी इन दी डेटा। देयर आर सेवरल सोर्सेज ऑफ मल्टीकुलरिटी। अच्छा, इसके डिफरेंट सोर्सेज हैं जिनकी वजह से ये डेटा में आती है। तो इसमें से पहला तो यही होता है कि समटाइम ये हम डेटा रिकॉर्डिंग्स के वक्त जो है डेटा कलेक्शन के वक्त जो मिस्टेक्स वगैरह करते हैं उसकी वजह से भी मल्टीकुलरिटी आ सकती है। सैम्पलिंग के दौरान भी मल्टीकुलरिटी आ सकती है। और सेकंड वन है समटाइम्स आवर मॉडल इज सच दैट मल्टीकुलरिटी मस्ट अकर। अच्छा, समटाइम बिल्कुल ऐसा होता है कि जी मल्टीकुलरिटी ने आना ही होता है मॉडल के अंदर, हम किसी तरह भी इस चीज़ को हम रोक नहीं सकते क्योंकि ये एक समटाइम एक मॉडल के अंदर एक नेचुरल प्रोसेस होता है। अब यहाँ पर एक है इलेक्ट्रिसिटी, ये डिपेंड्स करती है इनकम के ऊपर और हाउस साइज़ के ऊपर। ऑब्वियसली वी नो दैट कि जिस घर का साइज़ जितना ज़्यादा होगा या जिस घर में इनकम जितनी ज़्यादा होगी तो उनका इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी उतना ज़्यादा हो सकता है। अगर बेशक हाउस साइज थोड़ा कम हो तो अगर उसकी तनख्वाह ज़्यादा है, अंदर एसी लगा होगा, कोई ना कोई कंजप्शन वहाँ पर हो रही होगी, यानी कि वो इंटर रिलेटेड है कहीं ना कहीं इनकम से भी इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है। लेकिन यहाँ पर देखें इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन जो है ये डिपेंड्स कर रही है ऑन इनकम एंड हाउस साइज़। ये इनकम और हाउस साइज़ पे भी डिपेंड कर रही होती है। अगर आप गौर करें तो हाउस साइज़ जो है ये भी डिपेंड कर रहा होता है इनकम के ऊपर। X3 वेरिएबल ये आल्सो डिपेंड्स ऑन इनकम। जिस बंदे की इनकम जितनी ज़्यादा होगी तो प्रॉब्ली उसका जो हाउस साइज़ है दैट विल बी आल्सो बिगर। अगर यहाँ पर देखें तो प्रीवियस में आपको मैंने एक एग्जांपल दी थी ये X3 और X2। अब अगर आप समझें कि ये X2 आपकी इनकम है और X3 आपका जो है ये हाउस साइज़ है, तो X2 जिस तरह इंक्रीज़ होता जाएगा X3 भी उसी तरह इंक्रीज़ होता जाएगा। यानी कि एक तरफ 8 था, यहाँ पर 32, यहाँ पर 10 ज़्यादा हुआ यानी कि 2 पॉइंट्स, यहाँ पर भी जो है वो 40 ये एक ज़्यादा हो गया। ये एक जस्ट एग्जांपल है। इस तरह ये नहीं होगा कि तनख्वाह आपकी 8 से 10 यानी कि 2000 इंक्रीज़ हो तो आपका 32 से 40 आपका घर 8 मरले ज़्यादा हो जाए। जस्ट फॉर एग्जांपल ये आपको बताया गया है। Okay, third one is model specification. For example, adding polynomial terms to a regression model, especially when the range of x variable is small. अच्छा, जब पोलिनोमियल टर्म जो है ऐड करते हैं तो उसकी वजह से भी जो है मॉडल स्पेसिफिकेशन मॉडल के अंदर मल्टीकुलरिटी आ जाती है। या एक और होता है कि जी मल्टीकुलरिटी तब भी आ जाती है जब वैल्यूज़ कम हो और हमारे एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स ज़्यादा हो जाएं। मतलब एक्स की जो वैल्यूज़ है वो 5 हो जाएं लेकिन जो टोटल एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल हैं दे आर 6 हो जाएं या 7 हो जाएं, तब भी मल्टीकुलरिटी डेटा में अकर हो सकती है।
फोर्थ नंबर पे एन ओवर डिटरमाइंड मॉडल, दिस हैपन व्हेन द मॉडल हैज़ मोर एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल देन द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ये अभी एक्सप्लेन हो चुका है। एंड फिफ्थ नंबर टाइम फैक्टर, there is tendency of variables, particularly economic variables, to move together over time, GDP, income, expenditure। अच्छा, टाइम फैक्टर भी एक रीज़न है मल्टीकुलरिटी की। बहुत से ऐसे वेरिएबल्स हैं जिसमें इनका बहुत ज़्यादा अमल दखल है। हमारी एज ही है, जिस तरह हमारी एज भी इंक्रीज़ हो रही है, जिस तरह टाइम इंक्रीज़ हो रहा है, ईयर्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, हमारी एज भी इंक्रीज़ हो रही है। जीडीपी है, ये भी दिन ब दिन या तो इंक्रीज़ हो या डिक्रीज़ हो रही है, ये टाइम फैक्टर के ऊपर डिपेंड है। इनकम जो है ये भी हमारे हर सम टाइम मंथली पे डिपेंड हो रही है, सम टाइम ज़्यादा हो जाती है बिजनेस में, कभी कम हो जाती है। अगर एक गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें तो हर साल उसकी जो है इंक्रीमेंट हो जाता है, वो अलग बात है कि इस साल नहीं हुआ, लेकिन कुछ प्रोविंसेस में भी हो चुका है। मतलब ये है कि यह कुछ वेरिएबल्स है, ये टाइम फैक्टर के साथ इंक्रीज़ होते हैं, और जहाँ पर कुछ जो वेरिएबल्स हैं ये टाइम फैक्टर के साथ इंक्रीज़ हो रही हैं, डिक्रीज़ हो रहे हैं, वो इंक्रीज़ डिक्रीज़ हो रहे हैं टाइम की वजह से, आपस में नहीं वो इंक्रीज़ डिक्रीज़ हो रहे हैं। अब जीडीपी है या इनकम है, जीडीपी को x2 कह रहे हैं, इनकम को आप x3 कह लें। जब जैसे जैसे टाइम इंक्रीज़ होगा जीडीपी भी इंक्रीज़ हो रही, इनकम भी इंक्रीज़ हो रही, ये आपस में किसी वजह से चेंज नहीं हो रही। ये टाइम फैक्टर, ये एक थर्ड वेरिएबल है जो बैकग्राउंड पे है, जो इनको पुश कर रहा है, दैट इज़ टाइम। तो उनकी वजह से ये इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो रही है। तो ये भी एक रीज़न है मल्टीप्लिनिटी की इन डेटा। अच्छा, एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर्स बाय इन द प्रेजेंस ऑफ परफेक्ट मल्टीप्लिनिटी। यहाँ पर एस्टिमेशन यानी कि पैरामीटर जो हैं, बीटास जो हैं, उनकी हम करने लगे हैं। जहाँ पर आपको प्रीवियस टू आपको ये पॉइंट्स बताए थे, इनकी फर्दर एक्सप्लेनेशन है, ये फर्दर टू पॉइंट्स आएंगे कि व्हाई डज द क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जी जो बीटास जो हैं ये इनडिटरमाइंड हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये एक केस है कि जी मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल लिखा हुआ है, वाई इज इक्वल बीटा 1 प्लस बीटा 2 x2 प्लस बीटा 3 x3। अब इसके लिए जो कैलकुलेशन है, बीटा 2 का फार्मूला ये भी लिखा हुआ है और बीटा 3 के फार्मूला ये भी लिखा हुआ है। अच्छा, हमने यहाँ पर कहा है कि जी इन दोनों के दरमियान परफेक्ट मल्टीकुलरिटी होगी तो फिर क्या होगा। लास्ट लाइन पे अगर आप देखें, assume that x3 इज इक्वल टू लैम्डा x2। लैम्डा यहाँ पर कोई ना कोई एक कांस्टेंट वेरिएबल है, कांस्टेंट वैल्यू है, और x2 ये एक सेकंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब फर्स्ट में आपको जहाँ पर हमने 4 से मल्टीप्लाई किया था x2 वेरिएबल्स को, अगर आप उसको याद करें, आप समझिए कि ये वही चीज़ है। लैम्डा जो है यहाँ पर वो 4 है जिसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं हर वेरिएबल्स के साथ, हर x2 की वेरिएबल्स के साथ, जिसकी वजह से हमें x3 वेरिएबल मिल रहा है। अच्छा, अगर ये रिलेशन है हमारे 2 वेरिएबल्स के दरमियान, तो इसका मतलब ये है कि जी हम x3 जहाँ वैल्यू आ रही है, x2 इसके बीटा 2 के दरमियान जो x3 वैल्यूज़ आ रही है, इसको हम लैम्डा x2 से भी रिप्लेस कर सकते हैं। जब बीटा 3 का फार्मूला अगर आप देखें, बीटा 3 इक्वल समेशन वाई है, x3 है, ये x3 जो है इसको हम लैम्डा x2 से भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह जहाँ जहाँ पर वह x2 आ रहा है वहाँ पर हम लैम्डा x2 भी लगा सकते हैं। और जब हम इस तरह इसको चेंज करेंगे, ये इस यहाँ पर ये वैल्यूज़ है बीटा 2, इसको आप देखें, अगर सेकंड वैल्यू यहाँ पर लैम्डा स्क्वायर समेशन x2 का स्क्वायर हुई, जस्ट क्या वैल्यूज़ को चेंज किया। अब इसी तरह वैल्यूज़ को चेंज किया, इसको सॉल्व किया तो वैल्यू आ गई 0 डिवाइड बाय 0। मतलब क्या, ये इनडिटरमाइंड हो गया, विच इज़ इनडिटरमाइंड एक्सप्रेशन। वी कैन ऑल्सो वेरीफाई दैट बीटा 3 इज़ इनडिटरमाइंड। इसी तरह हम बीटा 3 के लिए भी यही काम कर सकते हैं। Okay, why do we obtain the result slope in 9? We obtain the result show in 9. Recall the meaning of beta 2. Okay, ये वही बात है कि बीटा 2 के मीनिंग को रिकॉल करना है कि हमने
ये देखा था कि दोनों वेरिएबल्स के दरमियान जो रिलेशन बन रहा था, तो उस रिलेशन की वजह से हमने वेरिएबल्स को रिप्लेस कर दिया। इट गिव्स द रेट ऑफ चेंज इन द एवरेज वैल्यू ऑफ y एज x2 चेंज। ये जस्ट उसकी एक्सप्लेनेशन है कि इंटरप्रिटेशन है x3 वेरिएबल्स की और x2 वेरिएबल्स की किस तरह y के अंदर चेंज हो रहे हैं। इस चीज़ को आपने देख लेना है। ये सारी चीज़ जो है बुक के अंदर आपको गिवन गई है। जस्ट एक्सप्रेशन को दिखाने का मतलब ये था कि जब परफेक्ट मल्टीप्लिसिटी होगी तो ये बीटा टू जो क्वेश्चंस हैं ये इनडिटरमाइंड हो जाते हैं। नेक्स्ट एस्टिमेशन इन द प्रेजेंस ऑफ हाई बट इम्परफेक्ट मल्टीप्लिसिटी। अब यहाँ पर हाई मल्टीप्लिसिटी या इम्परफेक्ट मल्टीप्लिसिटी बिल्कुल नहीं है वेरिएबल्स के दरमियान, तो इस केस के अंदर हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे हम बीटा स्कोर। तो x यहाँ पर पीछे हमने कहा था कि जी x3 ये इक्वल है लैम्डा x2, लेकिन यहाँ पर हम कह रहे हैं कि जी x3 इज इक्वल टू लैम्डा x2 प्लस एरर टर्म यानी कि कोई चीज़ भी और भी प्लस माइनस हो सकती है। अगर सेम वही सेकंड पेज वाली एग्जांपल पे जाएं तो वहाँ पर हमने x3 स्टार एक वेरिएबल को कैलकुलेट किया था और उन्होंने कहा था कि ये लैम्डा x2 प्लस न्यू या v वैल्यू, इससे ये क्रिएट हो रहा है। लैम्डा x2 वही वैल्यू है जो 4 से मल्टीप्लाई हो के आ रही है, प्लस न्यू यानी कि ये एक रैंडम नंबर से हमने वैल्यूज़ ली थी रैंडम नंबर टेबल से, जिसकी वजह से x3 जो स्टार वेरिएबल है वो क्रिएट हुआ है। तो जब डाटा के अंदर इस तरह सिचुएशन आई थी हमने कहा था कि जी परफेक्ट मल्टीप्लिसिटी तो नहीं होगी, लेकिन जो है वो लेस देन परफेक्ट मल्टीप्लिसिटी या नियर मल्टीप्लिसिटी ऑप्शन आएगा। तो जब इस तरह हमारे पास केस होगा तो सेम हमने बीटा टू यहाँ पर एक फार्मूला जो पीछे है उसके अंदर हमने वैल्यूज़ को चेंज कर दिया। लैम्डा का स्क्वायर यहाँ पर आप देखें समेशन x2 का स्क्वायर प्लस समेशन न्यू i का स्क्वायर, मतलब ये जो ऊपर 10 समेशन है इसका जो एक्सप्रेशन बना है इसको हमने दूसरी पीछे जो फार्मूला उसमें पुट करके यहाँ पर जस्ट लिख दिया है। अब इससे ये तो ये बिल्कुल नहीं होगा कि हम बीटा टू को हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन बीटास की जो वैल्यू आएंगी ये दैट विल बी नॉट गुड नॉट प्रिसाइज। वो इस वजह से क्योंकि जब इनकी स्टैंडर्ड एरर को कैलकुलेट किया जाएगा दैट विल बी वेरी लार्ज, वो वेरी लार्ज हो जाएंगी। इस चीज़ को भी आपने थ्रू आउट एक दफ़ा स्टडी कर लेना है। बुक के अंदर ये थोड़ा सा डिटेल में भी गिवन है, आपने वहाँ से भी लाजमी तौर पर चैप्टर 10 है उसको स्टडी कर लेना। एंड नाउ द लास्ट वन पेज फॉर आवर टुडे लेक्चर इज़ प्रैक्टिकल कंसिक्वेंसेस ऑफ मल्टीप्लिसिटी के प्रैक्टिकल तौर पर क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं जब डाटा के अंदर मल्टीप्लिसिटी होती है। अच्छा, ये यहाँ पर कुछ डाटा मैंने स्मॉल करके लिखा है, आपने मज़ीद जो है बुक से एक दफ़ा खुद रीड आउट ज़रूर करना है अपनी नॉलेज के लिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कंसिक्वेंसेस 5 है मेरे ख्याल से, बुक से 6 लिखी हुई है, आपने उसको भी एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है। तो प्रैक्टिकल कंसिक्वेंसेस क्या है जी कि एक तो ये कि जी हमने कहा था कि OLS से जो हम एस्टिमेटर्स लेते हैं दैट आर ब्लू इस सेंस की वजह से हमने कहा था कि उनकी जो वेरिएंस है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है एज़ कम्पेयर टू एनी वेरिएबल, उनके वेरिएबल एनी मेथड या एनी पैरामीटर्स। लेकिन जब डाटा के अंदर मल्टीप्लिसिटी आ जाती है, आपको प्रीवियस मैंने अभी तक पढ़ाया है कि जी उनके जो स्टैंडर्ड एरर्स जो हैं वो वेरी लार्ज हो जाते हैं, लेकिन वो स्टिल ब्लू तो रहते हैं, लेकिन उनके जो एरर्स होती हैं वो इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि हमें उनकी ज़रूरत ही नहीं रहती। हमारे रिजल्ट्स जो हैं वो वायलेट हो जाते हैं, हमारे रिजल्ट्स के दरमियान एक्यूरेसी नहीं रहती, प्रिसीजन नहीं रहता। तो ऑल्थो below the OLS estimates have very large variance and covariance making precise estimate difficult, जो कि एक precise जो estimation है इसको difficult बनाते हैं। Second point है because of consequences one the confident। अच्छा, जब फर्स्ट consequences आ गई यानी कि उसका वेरियंस जो है लार्ज आ गया तो इसकी वजह से क्या होगा, जो कॉन्फिडेंट इंटरवल है वो भी लार्ज आ जाएगा। आपने कोई भी कॉन्फिडेंट इंटरवल का फार्मूला पढ़ा उसमें वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों आता है, मतलब कि x बार प्लस माइनस जी अल्फ़ा बाई 2 एंड मल्टीप्लाई बाय इट्स स्टैंडर्ड डेविएशन। वेरिएंस का अंडर रूट लिया जाए दैट वन वो एक स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाता है। तो
स्टैंडर्ड डेविएशन को हम z की वैल्यू या t की वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं और ये वैल्यू जितनी ज़्यादा लार्ज होगी तो एक्सप्रेशन जो है उतना ज़्यादा लार्ज होगा। मतलब x बार में अगर वैल्यू आ गई 20 आ गई और दूसरी तरफ वैल्यू मल्टीप्लाई करके 18 आ गई, तो मतलब 20 प्लस 18 20 माइनस 18, ये आपका 2 से लेकर 38 के दरमियान तक एक वेरी लार्ज एक कॉन्फिडेंट इंटरवल बन जाएगा। यही अगर वेरिएंस की वैल्यू कम होती 5 होती तो 5 को अगर आप z की वैल्यू फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ 2 है, उसको 5 2s are 10, टोटल बल्कि 5 ये इसको करके आ जाती वैल्यू 5, और x बार की वैल्यू मैंने आपको बताया ये 20 होती, तो 20 में से प्लस 5 और माइनस 5 यानी कि 15 से लेकर 25 के दरमियान ये आपका कॉन्फिडेंट इंटरवल बनना था। तो जस्ट मेरे ये एग्जांपल का मतलब यही है कि जैसे जैसे वेरिएंस की वैल्यू ये इंक्रीज़ होगी तो जो है कॉन्फिडेंट इंटरवल जो है ये भी इंक्रीज़ होता रहेगा। और कॉन्फिडेंट इंटरवल का इंक्रीज़ होना ये एक नॉट ए पॉजिटिव थिंग, क्योंकि अगर आपने पढ़ा हो कि कॉन्फिडेंट इंटरवल हाइपोथेसिस टेस्टिंग के दरमियान भी रिलेशनशिप होता है। अगर नल हाइपोथेसिस की वैल्यू इसमें लाई कर रही है कॉन्फिडेंट इंटरवल के दरमियान तो हम कहेंगे जी इसको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। Because of the consequences, one the confidence interval tend to be much wider, leading to the acceptance of the null hypothesis. तो ये अगर वाइडर होगा तो ये लीड करेगा इस चीज़ को कि जी नल हाइपोथेसिस जो है ये एक्सेप्ट हो सकता है द ट्रू पॉपुलेशन कोएफिशिएंट इज 0। अब नल हाइपोथेसिस क्या है कि बीटा इज इक्वल टू 0, बीटा इज नॉट इक्वल टू 0। जब बीटा इज इक्वल टू 0 होगा तो फिर क्या होगा कि जी कॉन्फिडेंट इंटरवल की वजह से हम उसको एक्सेप्ट करेंगे कि जी बीटा जो है इसकी वैल्यू जो है 0 है, जबकि दूसरी तरफ जब हम फार्मूला की मदद से कैलकुलेट करें तो बीटा की वैल्यू हमें कैलकुलेट हो रही है कि वो 0 नहीं है। तो ये भी एक प्रॉब्लम आती है। So third one value also because of consequences 1, the t ratio of 1 or more coefficient tends to be statistically insignificant। अच्छा, t ratios जो आपको जिसे हम हाइपोथेसिस वगैरह हम टेस्ट करते हैं तो t ratios को अगर आपको याद हो तो x बार माइनस म्यू ये वैल्यू डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन या उसकी वैल्यू से हम डिवाइड करते हैं। ऑब्वियसली जब डिनोमिनेटर जो निचली वैल्यू है जब उसका वेरिएंस हाई हो गया तो निचली वैल्यू भी ज़्यादा हो जाएगी, तो ऊपर वाली वैल्यू के दरमियान डिफरेंस जो भी हो, फॉर एग्जांपल 5 और नीचे के दरमियान 20 है तो 5/20 जो एक रेशियो है वो बहुत कम हो जाएगी। जब भी वेरिएंस ज़्यादा होगा तो टी की रेशियोज वो कम हो जाएगी। जब टी की रेशियोज कम होगी तो इसका मतलब है कि इनसिग्निफिकेंट वैल्यू आ जाएगी फॉर द हाइपोथेसिस टेस्टिंग। अब सेकंड में ये होता है कि जी सेकंड जो वैल्यू इसमें ये क्या कह रहा है कि वो हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गया, लेकिन थर्ड में जब टी की वैल्यू इनसिग्निफिकेंट आ जाए तो उसका मतलब ये कि जी हम 1 को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, हम 2 को एक्सेप्ट कर रहे हैं, यानी कि नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रहे हैं और अल्टरनेटिव को एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब देखें एक ही जो है रीज़न है यानी कि वेरिएंस जो हाई हो रहा है उसकी वजह से हमारे पास 2 डिसीजन आ रहे हैं। जब कॉन्फिडेंस इंटरवल को देखा जा रहा है तो इसका मतलब है कि जी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रहा है, लेकिन जब टी की तरफ आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि जी नहीं नल को हम रिजेक्ट कर रहे हैं, दूसरे को एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये एक कंसिक्वेंसेज हैं जो रिजल्ट्स के ऊपर आते हैं। कंसिक्वेंसेज यानी कि फैक्ट्स वगैरह जो नतीजे होते हैं ये मल्टीप्लिकेटिव की वजह से आ रहे हैं। अब फोर्थ पॉइंट है आल्सो द टी रेशियो ऑफ 1 और मोर कोएफिशिएंट इज स्टैटिस्टिकली इनसिग्निफिकेंट, आर स्क्वायर कैन आल्सो बी वेरी हाई। अच्छा, अब टी ने कह दिया है कि जी नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दे और सेकंड वाले ने ये कॉन्फिडेंस इंटरवल वाले ने कह दिया कि नहीं जी उसको जो नल हाइपोथेसिस उसको एक्सेप्ट कर लें। अब फोर्थ पॉइंट यहाँ पर ये आ रहा है कि मल्टीप्लिकेटिव की वजह से आर स्क्वायर भी हाई आ रहा है। अब अमूमन तो हमने पीछे ये पढ़ा है कि जिस मॉडल का आर स्क्वायर हाई हो हम कहते हैं कि दिस वन इज़ मोर एक्यूरेट, मोर हमें ये बेटर हमें लगता है, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि आर स्क्वायर ऑलवेज नॉट गुड, हमेशा ये ठीक नहीं होता, समटाइम ये मल्टीप्लिकेटिव की वजह से भी हाई आ सकता है।
And fifth point, the OLS estimators and their standards can be sensitive to small changes in the data. Obviously जो OLS estimators जो हैं और standard errors जो हैं ये एक small changes की वजह से ये affect हो जाते हैं या sensitive होते हैं. The preceding consequences can be demonstrated as follow. जो consequences इसको हम further भी किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं ये हम फर्दर पढ़ सकते हैं. ये डिटेक्शन के कुछ मेथड हैं, ये हम अभी नहीं पढ़ेंगे, ये नेक्स्ट पढ़ेंगे. यहाँ पर प्रैक्टिकल काम भी स्टार्ट हो जाएगा कुछ ना कुछ, और न्यूमेरिकल काम जो भी है ये आपने आर स्केल के ऊपर करना है. लेकिन इस लेक्चर फॉर टुडे दिस इज़ इनफ. अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है तो आप काइंडली ग्रुप में या कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं. थैंक यू.